दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों इस पाठ से जितने भी नोट्स बनते हैं उन सभी नोट्स को लेकर के आए हैं पाठ से निचोड़ निकाल करके और इसी से आपके सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को। और दोस्तों इस पॉइंट को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपके सारे के सारे प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएगा इस पार्ट से। और ऐसे दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट का क्लियर कराया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों पहला नंबर पॉइंट है संसाधन। कहते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और संस्कृति रूप में से मान्य हो, संसाधन कहलाती है। संसाधन क्लियर में हो गया कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और इसे बनाने में जो है प्रौद्योगिक उपलब्ध होते हैं, इन सभी आर्थिक संभावनाएं को क्या कहते हैं? पर्यावरण या संसाधन कहते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे जो हमारा है सेकंड नंबर टॉपिक वो कह रहा है संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन के जो वर्गीकरण होते हैं दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इसे भी जानते हैं कैसे कैसे वर्गीकरण किया जाता है, बांटा जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव और अजैव दो भाग में बांटते हैं। और दूसरा जो है समाप्तता के आधार पर जो बनते हैं वो बनते हैं नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अविकरणीय होते हैं दोस्तों। जैसे कि नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे पुनः प्राप्त कर सके और अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है संभावित के आधार पर जो है वो है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चार भाग हैं इसके आधार पर। ठीक है, ये संसाधन के आधार हैं जितने भी हैं। आगे की बात करें तो आगे जो हमारा है वो है विकास के स्तर के आधार पर संभावी संभावी विकसित भंडार और संचयित कोष, ये सभी हैं। दोस्तों आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके सारे प्रश्नों का डॉट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और सभी चैप्टर्स के ऐसे ही आपको कराए जाएंगे जिससे कि बेहतरीन तरीके से आप समझ भी सको और इसे उतार करके अपनी कॉपी पर अपनी तैयारी को सफल बना सको। कोचिंग संस्थान की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगला दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो पहला जो है जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होता है, जीव मंडल से जो प्राप्त होता है एवं जिनमें जीवन है और जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणीजात आदि जो है ये सभी क्या है? ये सब जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। इसे सभी को दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, बहुत काम आने वाला है। अगला अजैव संसाधन। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जो निर्जीव से अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें और धातुएं, ये सब निर्जीव हैं लेकिन ये तो संसाधन है, ये उपयोग में आते हैं। अगला जो हमारा है वो है समाप्तता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें दो आधार हमने बताया था, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन है वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उपयोग बनाया जा सकता है, यानी कि उपयोगी बनाया जा सकता है, उसे उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि फिर से प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल और सूर्य प्रकाश, ये पुनः उपयोग में आ सकते हैं। अगला जो हमारा है अनवीकरणीय संसाधन, वो क्या है दोस्तों कि वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज वगैरह जो है, खनिज में तेल, केरोसिन तेल हो या कोई सा भी तेल हो, ये सब क्या है? ये सब एक बार प्राप्त करने के बाद, कोयला, इसे प्राप्त करने के बाद शायद दोबारा प्राप्त भी ना हो सके। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो दो इसके भी व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण किसी किसान की जमीन और घर आदि, ये सब एक निजी पे होता है। तो ये व्यक्तिगत संसाधन होता है जो व्यक्ति का स्वयं का हो। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगर इसका उदाहरण आपको पूछना है तो जैसे स्कूल, स्कूल भी सामुदायिक है। जो हमारे संसद भवन होते हैं या फिर हमारे पंचायत भवन होते हैं, ये सामुदायिक संसाधन है। अगला राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कि जैसे हवाई जहाज वगैरह, ट्रेन वगैरह जो राष्ट्र के अंदर कार्य करते हैं। अगला जो हमारा है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तटरेखा के 200 मील दूर से परे
खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की गिनगारी में आते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे महासागर वगैरह है जिस पर किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अगला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों पहला है संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में, आगे की बात करें तो यहाँ है ना, किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा गया है, वो संभाव्य संसाधन की संभावना है कि इसका जो उत्पत्ति हो सकता है, इसका उपयोग आने वाला समय में हो सकता है। अगला विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जो विकास कर चुके हैं वह विकसित संसाधन है। और अगला है हमारा दोस्तों भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो कभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जो भरा हुआ है, आने वाले समय में उसका उपयोग किया जाएगा। अगला है संचित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी संभव नहीं हुआ है, संचित संसाधन है। यानी कि दोस्तों इसे भविष्य में ला सकते हैं लेकिन अभी ये जो है नहीं हो पाया है, यह संचित संसाधन है। और अगला जो हमारा दोस्तों वो है संसाधन का विकास। तो दोस्तों मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी मानव के अस्तित्व के लिए। और ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसे अंधाधुंध उपयोग किया गया और जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। तो चलिए आगे की पढ़ते हैं, कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो पहला जो समस्या उत्पन्न हुआ वो कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधनों का हास्य हो गया, जैसे कि पेड़ पौधे का हास्य हो रहा है, नष्ट हो रहा है। दूसरा संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के साथ हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गए हैं। यह भी एक संसाधन का विकास के आधार पर ही निर्भर करता है। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे जो मैं इसमें ही नोट्स वगैरह में दिए गए हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसा भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षण या पर्यावरण दूषण और भूमि निम्नीकरण। ये सब क्या है, ये सभी उसी के अंतर्गत है। ये सब जो भूमंडलीय तापमान है इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ओजोन परत के जो उसका धीरे धीरे अवक्षय हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे जो हमारा इसका एक तथ्य है, कह रहा है मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संग बंटवारा अवश्य हो गया है। ये सभी दोस्तों संसाधन के विकास के जो तरीका है उसमें परिवर्तन आने का है। तो इसे आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलिए, बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से हम लिख करके लाए हैं आपके लिए। आगे है सशक्त सोचनीय विकास के आधार पर तो संसाधनों का ऐसा पूर्ण प्रयोग तकनीकी न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत घोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो हमेशा चलता रहे वो सतत विकास है, जो अभी भी चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेंगे। अब एजेंडा 21 की बात करें तो 1921 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने जेडा 21 पारित किया गया था। ठीक है, तो जेडा 21 कैसे पारित हुआ इसके बारे में भी आप जान गए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपका समझ जो है तैयारी हो जाएगा। आगे है उद्देश्य, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेवारों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा करना हो, ये भी एक उद्देश्य है, पर्यावरण का ही उद्देश्य है। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे है संसाधन नियोजन। कहते हैं ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न ही बन जाता है संसाधन नियोजन क्या है, तो इस तरह से आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। आगे है भारत में संसाधन नियोजन। तो दोस्तों सांसदों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय और टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। एक ये तरीका है।
है। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। यानी ये पांचवी जो जब शुरू से ही राष्ट्रीयता की बात होती है वहीं से आगे भारत संसाधन में भारत संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जो भारत के संसाधन के नियोजन के बिंदु हैं, पहला है पूरे देश के विभिन्न प्रदेश के संसाधनों की पहचान कर उनकी तकनीकी बनाना। दूसरा है उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, जिससे कि आसानी से किसी भी कार्य को किया जा सके। आगे जो है इसी में दोस्तों वो है संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। इन सभी के कार्यों के द्वारा ही कोई कार्य किया जा सकता है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। फिर से कहते हैं इसे इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द दोस्तों। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलता रहेगा। अगला है दोस्तों आपका संसाधन संरक्षण। कहते हैं संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से उपयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का ही भी ख्याल रखा जाए। ये जो है संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण का मतलब संसाधन की सुरक्षा करना। आगे दोस्तों भू संसाधन। कहते हैं भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। ये भी एक भूमि संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। आगे की बात करें दोस्तों, इसी में जो एक पॉइंट है वो है भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यानी कि सावधानी से भी करना चाहिए जो कि नष्ट ना हो जाए, और दूसरा योजना बना करके करनी चाहिए। आगे है भारत में भूमि संसाधन। तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। और दूसरा जो दोस्तों हमारा पॉइंट है वो है हमारा जो है लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये भी एक है और भू संसाधन। और दूसरा जो अगला वो है लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों डिटेल में। इसे अगर कोई दिक्कत हो डिटेल में समझने में तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो से डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे इससे बेहतरीन तरीके से। अब भू उपयोग। तो देखिए भौगोलिक प्रक्रियाएं जिससे अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतियों के लिए किया जाता है। और दूसरा जो हमारा इसी का मुद्दा बनता है वो बनता है दोस्तों भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व। आगे वन की बात करें तो पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र होता है। अगला है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो बंजर एवं कृषि उपयोग अयोग्य भूमि और कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग, ये सभी क्या है, ये सब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है जिस पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं, ये सभी है। जैसे बंजर भूमि, अयोग्य भूमि, कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे कि इमारत, सड़क, उद्योग आदि जो होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जो इसी तरह के होते हैं। आगे है दोस्तों पड़ती भूमि। तो पड़ती भूमि वर्तमान पड़ती जहाँ कृषि एक वर्ष से उससे कम समय खेती न की गई हो वह पड़ती भूमि कहलाता है। अगला अन्य पड़ती जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो या अन्य पड़ती होते हैं। तो दोस्तों इसे लिखते चलिए, बहुत सटीक तरीके से लाए हैं। अगला अन्य कृषि योग्य भूमि। तो क्या है, अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों या अधिक से खाली हो। तो दोस्तों आगे की बात करें तो आगे जो हमारा कह रहा है, ये कह रहा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक कृषि वर्षा में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि दोस्तों शुद्ध बोया क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए हो, यानी बोया जाता हो। तो अगला जो है हमारा वो है भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार। भारत में जो भू का उपयोग किया जाता है भूमि का, उसका प्रारूप प्रकार क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों कह रहा है कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, भू मृदा, जलवायु और तथा
मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल इसके अंतर्गत हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे जो हमारा है वो है भू निम्नीकरण के कारण। तो पहला है खनन, दूसरा अतिचारण, तीसरा है अति सिंचाई और चौथा है आपका औद्योगिक और पांचवा जो है आपका वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन। अगला है भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि के संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो दोस्तों भूमि संरक्षण के जो उपाय है वो है वनारोपण यानी कि वन को रोपना, दूसरा है पशुचारण नियंत्रण करना, पशुचारण जो होता है उस पर नियंत्रण करना, दूसरा है रक्षक मेखला रक्षा करना, खनन है खनन नियंत्रण जो खुदाई होते हैं उस पर नियंत्रण करना, और अगला है औद्योगिक जल का परिष्करण। ये सभी है दोस्तों। आगे की बात करें तो मृदा संसाधन की बात हो रही है। तो दोस्तों मृदा संसाधन जो है, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी होता है, मिट्टी के अंदर कुछ जानवर भी रहते हैं। आगे है दोस्तों आपका मृदा का निर्माण। अब बात करते हैं तो पहला पॉइंट, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र एक ऐसी मृदा को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों आपका कि मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन आदि जो होते हैं वो होते हैं। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कई भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का योगदान होता है। आगे है मृदा के प्रकार। तो दोस्तों मृदा के जो प्रकार होते हैं उसे जानते हैं। पहला है हमारा लाल एवं पीली मृदा, दूसरा है जलोढ़ मृदा, तीसरा है काली मृदा, चौथा है वन मृदा, और आगे भी है दोस्तों। अगला पचमा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है लेटेराइट मृदा। इतने प्रकार की मृदा होते हैं। आगे है जलोढ़ मृदा। तो चलिए पहला पॉइंट है भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। दूसरा जो हमारा है वो है कह रहा है कि इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, यानी कि पोटास जो होते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। अगला है सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित। अगला जो है रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। और अगला है आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बंगर एवं नई जलोढ़ खादर। और दूसरा जो बात करें दोस्तों इसी का पॉइंट वो कह रहा है कि बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोग में किया जाता है। तो आगे है काली मृदा की बात है। तो चलिए काली मृदा का स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला है दोस्तों आपका कि रंग काला एवं अन्य नाम रेगर मृदा होता है, जिसे रेगूर मृदा भी कहते हैं दोस्तों। आगे है फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। और अगला है बेलास्ट, चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होते हैं काली मृदा। आगे की बात करें इसी में है आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है काली मृदा में। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होते हैं काली मृदा। अगला महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाए जाते हैं काली मृदा। आगे की बात करें दोस्तों तो लाल एवं पीली मृदा। तो दोस्तों लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी हो जाता है, जहां पर लोहा की मात्रा अधिक होती है। आगे है दोस्तों अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जाता है, इसकी उर्वरकता को। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो खासी व जनजातिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। आगे की बात लाल मृदा और पीली मृदा। अगला जो है लेटेराइट मृदा। तो कहते हैं उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं लेटेराइट मृदा, और भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम होता है। अगला है चाय व काजू के लिए उपयुक्त होते हैं लेटेराइट मृदा जो होते हैं। इसी में दोस्तों आगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में के लिए ये उपयुक्त है। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे है हमारा मरुस्थलीय मृदा। कहते हैं रंग लाल व भूरा होता है। दूसरा रेतीली तथा लवणीय होते हैं, लवण टाइप के होते हैं। और अगला जो होता है शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होते हैं, जल ज्यादा वाष्पन की ओर बनते हैं। अगला है ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है और उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। जब ज्यादा पटाया जाएगा समय के अनुसार तो उपजाऊ बन सकता है। आगे की बात करें दोस्तों तो पहाड़ी पद जिसे
पीडमाउंट जोन कहते हैं किसी या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, ये सब क्या है, पहाड़ी पद है। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे है डक्कन टैप की बात कर रही है, तो कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र, इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए प्रयुक्त वाला या उपयुक्त वाला जगह होता है। आगे की बात करें दोस्तों तो वन मृदा की बात करें तो वन मृदा कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है वन मृदा। दूसरा है वन में गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। और दूसरा नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्ट होता है। और अगला जो है अधिक सीलन तथा ह्यूमस रहती है। ये सभी जो है वन मृदा के प्रकार है। आगे बात करें दोस्तों तो खादर एवं बंगर में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो खादर नवीन जलोढ़ मृदा होते हैं और बंगर जो होते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा होते हैं। अधिक बारीकी व रेतीली होते हैं खादर, और ये कंकर व कैसल्य कार्बोनेट के होते हैं बांगर मिट्टी। आगे की बात करें दोस्तों तो इसी के जो स्टेप बाय स्टेप अंतर लिखे गए हैं वो है कि बार बार नवीकरण संभव होता है और ये बार बार नवीकरण नहीं हो पाता है। नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है खादर मृदा, और बांगर मृदा जो नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। आगे की बात करें दोस्तों तो कह रहा है मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। आगे जो हमारा स्टेप है दोस्तों वो कह रहा है हमारा जो है कि मृदा अपरदन के कारण, तो मृदा अपरदन के जो कारण दोस्तों वनमूलन होते हैं, अति पशुचारण होते हैं, निर्माण व खनन प्रक्रिया होते हैं, प्राकृतिक तत्व जैसे पतन हिमनदादि और जल भी होते हैं। आगे की इसी में जो बात है दोस्तों वो कह रहे हैं कृषि के गलत तरीके जुताई के तरीके करने से भी होते हैं, और पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाते हैं। यानी कि जब हवा अधिक होते हैं तो वायु जो है मृदा को उड़ा देते हैं जिससे कि फसल की मात्राएं कम हो जाती है। आगे है दोस्तों आपका मृदा अपरदन के संसाधन। तो ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने चाहिए जिससे कि बेहतरीन हो। अगला ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने चाहिए जिसे सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। आगे बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टियां लगा देनी चाहिए, वो उगा करके रख देनी चाहिए जिससे कि ऐसा जो है समस्या नहीं आएगा। आगे है खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगा करके एक मेघला वनुरोपण कर देना चाहिए, सटा सटा करके पेड़ रोप देना चाहिए। अगला अति पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए, जो अधिक जो जानवर है चढ़ते हैं उसे रोक देना चाहिए। आगे जो इसी में है दोस्तों अगला जो पॉइंट है अवनलिकाएं, तो कहते हैं बहता हुआ जल मृदायुक्ति मृदों को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। तो इसे दोस्तों अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। आगे है दोस्तों आपका उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। और अगला जो हमारा स्टेप है दोस्तों उस स्टेप को समझते हैं, कहते हैं खड्डक भूमि। तो कहते हैं चंबल बेसिन में इसे खड्डक भूमि कहते हैं, चंबल बेसिन में। अगला जो हमारा है जो कि लास्ट है पवन अपरदन, कहते हैं दोस्तों पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी थे भूगोल के पहला नंबर पाठ के संपूर्ण जो है नोट्स, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहां पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड होगा, वहां पर जा करके आप उसे जो है उस ऐप को इंस्टॉल करके वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ वहां पे आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। तो वहां जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।